गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टोकन्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने उसके कुछ टाइप्स को ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने देखा था टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, इसको लेक्सिकल यूनिट भी कहा जाता है। ये टोकन्स जो होते हैं ये हर एक किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट होता है उस यूनिट को टोकन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है एन इंग्लिश सेंटेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन इंग्लिश सेंटेंस। तो एक इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वर्ड्स और पंक्चुएटर्स का यूज़ करके बना हुआ है। तो जो वर्ड्स और पंक्चुएटर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? वो टोकन्स कहलाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा था कि ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में भी टोकन्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि नेम एक टोकन है, आन्या एक टोकन है, एज एक टोकन है, 15 एक टोकन है ना। तो ये सब कुछ टोकन्स दिए हुए हैं। जैसे कि नेम, एज और कंट्रीब्यूशन, ये जो तीन चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, नेम, एज और कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? तो ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक, उसके बाद जो ये प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसके लिए प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्क्रीन पर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? कुछ भी चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करेगा। तो इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या कहलाता है? कीवर्ड कहलाता है। उसके बाद ये आन्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 710.75 लिखा हुआ है। तो ये सारी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपने इन पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स के लिए प्रोवाइड की है। तो जब कभी आप किसी आइडेंटिफायर के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और वो वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जनरली लिटरल्स बोला जाता है। ऑलराइट, तो हम अभी थे भी लिटरल्स पे ही। लिटरल्स मतलब कि फिक्स्ड कांस्टेंट डेटा वैल्यूज़, जो ये डेटा आइटम्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं उनको लिटरल्स कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिटरल आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब लिटरल्स के बारे में भी हमने देखा था, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रिंग, सिर्फ न्यूमेरिक वाले तो वो जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं न्यूमेरिक। बूलियन भी एक टाइप होता है जिसमें ट्रू फॉल्स करके कुछ वैल्यूज़ आती हैं। खाली भी रहता है तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ब्लैंक है तो भी, कुछ वैल्यू नहीं है तो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो नन, वो भी एक लिटरल होता है। और कुछ और कलेक्शंस होते हैं, तो ये उसके टाइप्स होते हैं। हम स्ट्रिंग लिटरल्स पर थे। स्ट्रिंग लिटरल्स पर हमने देखा था कि स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब क्या? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको कोट्स में लिखा हो उनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए। सिंगल कोट में लिखो तो भी चलेगा, डबल कोट में लिखो तो भी चलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हमने पिछली क्लास में जो देखी थी वो ये थी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं किए जाते, उनको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। और जब कभी आपको ऐसे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स टाइप करने होते हैं तो आपको किनका यूज़ करना होता है? तो आपको एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो एस्केप सीक्वेंस सिंपली एक बैकस्लैश से बताया जा सकता है। जब कभी आप बैकस्लैश लगाते हो तो वो एस्केप सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब एस्केप सीक्वेंस तो आपने बैकस्लैश का साइन तो लगा दिया। अब बैकस्लैश के साथ आप क्या क्या साइंस यूज़ कर सकते हो जिससे कि एस्केप सीक्वेंस बने, तो वो यहाँ पर एक टेबल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ता है। हमारी आज की क्लास अब शुरू हो रही है। ये हमारा पिछली क्लास का रिविज़न था। अब देखिए हम देख रहे हैं स्ट्रिंग टाइप्स कौन कौन से होते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर जनरली 2 टाइप्स के स्ट्रिंग टाइप्स कंसिस्ट करता है ये। तो पहला कौन सा होता है? एक होता है सिंगल लाइन के स्ट्रिंग्स और एक होता है मल्टी लाइन के स्ट्रिंग्स। जब कभी आपको कोई डेटा लिखना है, कोई नंबर लिखना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखना है जिसमें सिर्फ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो सीधी सी बात है स्ट्रिंग वैल्यू है तो कोट्स में तो लिखना पड़ेगा। जब कभी आप कोई वैल्यू को एक ही लाइन में लिखते हो, कोई भी एक लिटरल को एक ही लाइन में लिखते हो, ये मैंने 2 एग्जांपल्स बताए, पहला और ये दूसरा, है ना। क्योंकि सिंगल कोट डबल कोट दोनों वैलिड है यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो है वो मैंने ये डबल कोट में लगा के बताया है और नीचे वाला जो है ये मैंने सिंगल कोट में लगा के बताया है। तो जब कभी आप ऐसी कोई वैल्यू लिखते हो जो कि एक ही लाइन में लिखी जाएगी तो उनको क्या बोलते हैं? उनको सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता होगा? वो एक से ज़्यादा लाइन में लिखी जाती होंगी। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन। द स्ट्रिंग्स दैट यू क्रिएट बाय इंक्लूजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नॉर्मली सिंगल लाइन कोट्स, दे मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन। सिंगल लाइन कोट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दे मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो मस्ट लिखा हुआ है। मस्ट का मतलब होता है हमेशा उसको एक लाइन में ही टर्मिनेट होना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एग्जांपल लिखकर बताया है। जब कभी आप अगर आपके पाइथन के आई पाइथन कंसोल या टेक्स्ट एडिटर में ऐसा कुछ लिखकर देखने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है टेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू, ये जो टेक्स्ट वन लिखा है ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। और ये जो हेलो देयर लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक लिटरल वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की। जब कभी आप ऐसा लिखते हो हेलो और हेलो के बाद ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एंटर की को प्रेस किया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एंटर की को प्रेस किया है, हेलो लिखा, एंटर की प्रेस की और अगली लाइन में देयर लिखा। अब देखिए जब कभी एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है तो वो तो जनरली सिंगल लाइन में लिखी जाती है। यहाँ पर ये है एक ही स्ट्रिंग जो सिंगल कोट के ये कोट्स के अंदर लिखी हुई है ना। तो ये है तो एक सिंगल स्ट्रिंग ही, बट ये सिंगल स्ट्रिंग कितनी लाइंस में लिखी गई है, 2 लाइंस में लिखी गई है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पाइथन ने एरर देना चाहिए कि यहाँ पर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हो और अगर उसको आप 2 लाइंस में लिख देते हो सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को, तो पाइथन क्या आउटपुट आपको स्क्रीन पर देता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही आपकी पाइथन की विंडो, ठीक है। ये स्पाइडर आईडी खोला हुआ है। इस स्पाइडर आईडी में आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो आई पाइथन कंसोल होता है, वो आई पाइथन कंसोल जो राइट साइड होता है स्क्रीन के स्पाइडर की स्क्रीन पर, ये इन्होंने उसकी बात की हुई है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने इनपुट डाला हेलो, टेक्स्ट वन एक आइडेंटिफायर दिया और उसमें हेलो इनपुट डाला और आखिरी में ये जो कोट लगाना था ये सिंगल कोट नहीं लगाया और सिंगल कोट लगाने की बजाय इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एंटर दबा दिया। अब देखो जैसे ही इन्होंने एंटर दबाया तो एंटर दबाते से यहाँ पर एक एरर आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर, एक एरर आ गई। क्या एरर आ गई, EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, मतलब कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्कैन करते समय मैं एंड ऑफ लाइन पर पहुंच गया और वहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग लिटरल एंड होता हुआ नहीं दिखा। मतलब मैंने जब इस स्ट्रिंग को, इंटरप्रेटर ने जब इस स्ट्रिंग को स्कैन करना चाहा तो वो लाइन के एंड पर पहुंच गया और एंड पर पहुंचने पर भी ये स्ट्रिंग क्लोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये उसने एक एरर यहाँ पर जनरेट करके दी। क्यों नहीं हुई थी स्ट्रिंग क्लोज, क्योंकि आपने जो कोट लगाया है वो नेक्स्ट लाइन में लगाया है, जो क्लोजिंग कोट है वो आपने नेक्स्ट लाइन में लगाया, तो इसीलिए यहाँ पर आपको वो एरर देखने को मिली है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने रीज़न भी उसका लिखा हुआ है कि एरर क्यों आई। द रीज़न फॉर द अबव एरर इज क्वाइट क्लियर, पाइथन बाय डिफॉल्ट क्रिएट सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स विद बोथ सिंगल और डबल कोट्स, सो इफ एट द एंड ऑफ द लाइन देयर इज नो क्लोजिंग quotation mark for an open quotation mark, पाइथन शोज एन एरर। जब कभी भी एक सिंगल लाइन का स्ट्रिंग लिखते हो और उसके एंड में, उसी लाइन में अगर आप उस कोट को क्लोज नहीं करते हो तो वहाँ पर पाइथन एरर शो करेगा। और क्या एरर शो करेगा, तो वो एरर आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। EOL मीन्स एंड ऑफ लाइन, ये एरर यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एक टाइप और है वो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, उसमें क्या होता होगा, उसमें एक ही स्ट्रिंग को, जैसे अभी आपने लिखने की कोशिश की थी जहाँ पे एरर आ गई थी, उसी स्ट्रिंग को अगर आपको वैसे के वैसे ही लिखना हो, एक ही स्ट्रिंग को अगर एक से ज़्यादा लाइन्स में लिखना है तो उसको एक से ज़्यादा लाइन्स में लिखने के लिए आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा क्या अलग हो जाता होगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, तो यहाँ हम देखते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरली 2 तरीके से लिखी जा सकती हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है बाय एडिंग बैकस्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल लाइन और डबल कोट स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। अभी जो आपने पिछला एग्जाम्पल देखा ये वाला,
जिसमें आपने हेलो के बाद एंटर दबाया और उसके बाद आपको ऐसे देयर लिखना था नीचे, पर वो देयर आपको लिखने दिया नहीं गया क्योंकि यहीं पर एरर आ गई थी। अब देखिए यहाँ पर वही उसने लिख कर बताया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जब आपने टेक्स्ट 1 लिखा तो हेलो के ठीक बाद उन्होंने आखिरी में कोट क्लोज करने की बजाय एक बैकस्लैश लगा दिया। अब बैकस्लैश लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझ जाएगा कि यहाँ पर हमको दूसरी लाइन पर जाना है। ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाता है इस बैकस्लैश को देखकर। और अब जब आप एंटर दबाते हो, ये बैकस्लैश लगाने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो एंटर प्रेस करने पर आप लोगों को एरर देखने को नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे और नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड भी लिखा जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। इन्होंने इस कोड को आई पाइथन कंसोल पे भी रन कर बताया है, तो देखिए इन्होंने किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू हेलो लिखा, आखिरी में बैकस्लैश लगा दिया, मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर को ये समझ में आ गया कि हमको नेक्स्ट लाइन पर मूव करना है। नेक्स्ट लाइन पर मूव करे और इन्होंने यहाँ पर लिख दिया वर्ल्ड और आखिरी में ये कोट को क्लोज कर दिया, जो भी इनका सिंगल कोट डबल कोट जिसमें भी इसको लिखा था, इस केस में यहाँ पर सिंगल कोट में लिखा था तो इन्होंने इसको सिंगल कोट में क्लोज कर दिया। अब उनको देखना था आउटपुट, तो आउटपुट देखने के लिए या तो आप प्रिंट और उसके अंदर टेक्स्ट 1 लिखो, या तो सिंपली आप यहाँ पर टेक्स्ट 1 भी लिख दोगे तो वो आपको इस टेक्स्ट 1 के अंदर जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर बता देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है ये उसका आउटपुट प्रिंट हो गया। देखा आपने, ये है एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही, बट उसको मल्टी लाइन में लिखा हुआ है एक सिंगल स्ट्रिंग ही। हेलो वर्ल्ड एक सिंगल स्ट्रिंग है, बट उस सिंगल स्ट्रिंग को अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है। प्रिंट कैसी हुई वो देखिए, प्रिंट कैसी हुई है वो एक साथ ही प्रिंट हुई है वो, है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि हेलो लिखा गया है नीचे वर्ल्ड लिखा गया है, ऐसा नहीं हुआ है। उसको उसने प्रिंट तो एक साथ ही किया, बट अगर आपको कभी उसको मल्टी लाइन्स में लिखना हो, अलग अलग लाइन्स में लिखना हो, तो आप यहाँ पर इस बैकस्लैश का इस्तेमाल कर उसको मल्टी लाइन्स में लिख सकते हो। बट चलिए एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि मल्टी लाइन में लिखना हो सिंगल स्ट्रिंग को तो बैकस्लैश लगाना पड़ता है। बट अगर मुझे ऐसा ही प्रिंट करना होता कि हेलो लिखा जाए और उसके नीचे वर्ल्ड लिखा है और उसके भी नीचे मुझे कुछ मैसेजेस लिखने हो, तो मैं कैसे लिखूं और ये हो एक ही स्ट्रिंग, है ना। शुरू में उसका कोटेशन चालू हो और यहाँ पर आखिरी में वो एंड हो, है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं दूसरा इसका तरीका कि कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कौन कौन सी होती है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में क्या होता है, एक ही लाइन में लिखा जा सकता है, दो लाइन्स में लिखेंगे तो एरर आएगी। एरर क्या आएगी, EOL वाइल स्कैनिंग द लाइन, है ना। तो क्या होता है EOL, एंड ऑफ लाइन। आप एंड ऑफ लाइन पे पहुंच जाते हो उसको स्कैन करते करते और आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिखता तो एरर आ जाती है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनी। मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी कितने तरीके से वर्क करती है, दो तरीके से। उसमें से भी पहला तरीका क्या होता है, उसमें आपको आखिरी में जहाँ पर आपकी पहली लाइन एंड हो रही है वहाँ पर बैकस्लैश लगा देना होता है। जैसे ही आप वहाँ पर बैकस्लैश लगा देते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाता है कि अभी स्ट्रिंग कंटिन्यू करने वाली है नेक्स्ट लाइन में और हमको अगली लाइन पे मूव करना है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे आता है और वहाँ पर जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको भी लिख लेता है, उसको भी रीड कर लेता है, और अगर वहाँ पे कोटेशन क्लोज हो जाता है तो वो उसका इनपुट हो जाता है। अब उसको आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं जैसा इन्होंने यहाँ पर प्रिंट करा हुआ है टेक्स्ट 1 लिख के, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर पहला तरीके में क्या देखा, बैकस्लैश लगाना देखा। दूसरे तरीके में आपको क्या करना होता है, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होता है। ऑलराइट, अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन में सिंगल स्ट्रिंग को लिखना है तो या तो बैकस्लैश लगाओ या तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगाओ। अगर आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स लगाओगे तो आपको हर लाइन के आखिरी में बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं जो इन्होंने यहाँ पर हमको सॉल्व कर बताया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने एक str1 नाम का आइडेंटिफायर ले लिया। इस str1 में देखो इन्होंने इसको स्टार्ट किया ट्रिपल कोटेशन मार्क्स से, और ये देखो आखिरी में ये ट्रिपल कोटेशन मार्क्स से ही एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है।
यहाँ पर इन्होंने इसको ट्रिपल कोट यहाँ दिया, ट्रिपल कोट यहाँ दिया, और उसके बीच में यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इन्होंने लिखा हुआ है। तो देखो, जब कभी इन्होंने ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया, बैकस्लैश का यूज़ नहीं किया, जब कभी इन्होंने ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने वर्ल्ड लिखा था तो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में, देयर आई कम तो ये देयर आई कम, और चीयर्स नेक्स्ट लाइन में लिखा था तो चीयर्स नेक्स्ट लाइन में। मतलब दोनों तरीके देख लिए, सिंगल स्ट्रिंग को अलग अलग लाइन में लिखकर एक साथ प्रिंट करने के लिए बैकस्लैश, अलग अलग लाइन में लिखकर अलग अलग लाइन में ही प्रिंट करने के लिए ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। str2, अब str1 दिया था ऊपर, यहाँ str2 दे दिया, और क्या दिया, ट्रिपल कोट्स लिए, पर कैसे वाले, डबल कोट्स वाले। इस पहली बार में उन्होंने ऐसे सिंगल कोट्स लिए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, ऐसे डबल कोट्स का यूज़ करके बता रहे हैं कि क्योंकि स्ट्रिंग तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग सिंगल कोट डबल कोट दोनों में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो एग्जाम्पल बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल में इनने ट्रिपल कोट्स यूज़ किए हैं, और कौन से वाले, इन्वर्टेड कॉमास, डबल कोट्स वाले। तो यहाँ पर आप देखो हेलो, और नेक्स्ट लाइन में आए वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में आए दिस इज़ अनदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो, जब इन्होंने प्रिंट str2 लिखा तो जो आउटपुट प्रिंट हुआ है वो कैसा प्रिंट हुआ है, हेलो, नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड, और उसके नीचे दिस इज़ अनदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये सिंगल स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कंसेप्ट होता है। अगला टॉपिक है यहाँ पर साइज़ ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या होता है, हर स्ट्रिंग का साइज़ होता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है किस स्ट्रिंग का क्या साइज़ होता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पर इन्होंने साइज़ ऑफ स्ट्रिंग बताया हुआ है। साइज़ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि कितने कैरेक्टर्स आपने लिखा है, जितने कैरेक्टर्स आप लिखते हैं उसको ही साइज़ ऑफ स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया ABC, तो ABC के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ये देखो ABC के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 3। हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, HELLO। ठीक है, बट एक और चीज़ समझो, यहाँ पर बट लगा हुआ है, आगे क्या लिखा है, इफ़ योर स्ट्रिंग लिटरल हैज़ एन एस्केप सीक्वेंस कंटेन्ड विद इन इट देन मेक श्योर टू काउंट द एस्केप सीक्वेंस एज 1 कैरेक्टर। अगर आपके इस पर्टिकुलर जो आपने ये स्ट्रिंग लिखा है उसके अंदर अगर एस्केप सीक्वेंस भी है तो आपको उसको एक सिंगल कैरेक्टर ही काउंट करना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एस्केप सीक्वेंस, और एस्केप सीक्वेंस के बाद लिखा हुआ है बैकस्लैश। तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली क्या प्रिंट करेगा, स्क्रीन पर एक बैकस्लैश ही प्रिंट करेगा ना। तो बैकस्लैश तो एक सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए इन्होंने इसका साइज़ दिया है 1। अगला यहाँ पे प्रिंट इन्होंने लिखा है सिंगल कोट में ABC, 3 कैरेक्टर्स हैं तो साइज़ होगा 3। यहाँ पर देखिए बैकस्लैश A और B, बैकस्लैश A जो होता है ये ऑडिबल अलर्ट का एक एस्केप सीक्वेंस होता है, तो बैकस्लैश A एक सिंगल कैरेक्टर हुआ और B एक सिंगल कैरेक्टर हुआ, तो इसका साइज़ हुआ 2। अगला सीमाज पेन, यहाँ पर काउंट करते हैं, सीमा में 5, ये बैकस्लैश और अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी प्रिंट किया जा रहा है। तो ये जो बैकस्लैश और अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ये एक एस्केप सीक्वेंस है, तो ये पूरा जो है ये टोटल एक अपोस्ट्रोफी काउंट होगा। फिर सीमाज के बाद एक स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस भी काउंट होगा। फिर लिखा है PEN 3 कैरेक्टर्स, तो ये भी काउंट होगा। अब देखो काउंट करते हैं, सीमा के 5 कैरेक्टर, अपोस्ट्रोफी क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस के साथ अपोस्ट्रोफी लगा है तो वो एक, तो सीमा अपोस्ट्रोफी 6, सीमा के 5, अपोस्ट्रोफी का 1, S लगा हुआ है सीमाज तो S एक और, तो हो गए 7, और एक स्पेस मतलब 8, और पेन के 3, तो 8 और 3 11, तो टोटल यहाँ पर साइज़ होगा 11 का। ठीक है, अपोस्ट्रोफी साइन को प्रिंट करने के लिए इन्होंने बैकस्लैश और अपोस्ट्रोफी लगाया था। सिमिलर केस होगा यहाँ पर एमीज़, A पहला कैरेक्टर, M दूसरा कैरेक्टर, Y तीसरा कैरेक्टर, अपोस्ट्रोफी चौथा कैरेक्टर और S पांचवा कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पर आएंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 5। ठीक है, यहाँ पर आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5। यहाँ पर इन्होंने 4 लिख रखा है, ये गलत लिखा है इन्होंने। यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं 5 कैरेक्टर्स। क्लियरली दिख रहा है एमीज़, तो AM Y और S तो 4 हो गए, और एक अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी खुद भी काउंट होगा, तो यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टर्स आने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर गलत प्रिंट कर रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है,
कहाँ पर गलत प्रिंट कर रखा है, ये वाला, ये 4 की जगह क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर 5 क्यों आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने हाँ एक और चीज़ बताई है, फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विद ट्रिपल कोट्स वाइल कैलकुलेटिंग साइज। जब कभी आप साइज़ कैलकुलेट करना हो और आपने स्ट्रिंग को मल्टी लाइन कोट्स में लिखा हो, मतलब ट्रिपल कोट्स में लिखा हो, तो यहाँ पर जो EOL होता है वो EOL को कंसिडर यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप ट्रिपल कोट्स में लिखते हो तो वहाँ पर EOL को काउंट करते हैं, मतलब एंटर प्रेसेस को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने एक स्ट्रिंग पास करी है, क्या पास करा है, ट्रिपल कोट लगा हुआ है, मतलब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। यहाँ पे ट्रिपल कोट लगा हुआ है, मतलब ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। पहला कैरेक्टर पास किया A, दूसरा कैरेक्टर पास किया B, तीसरा कैरेक्टर पास किया C, मतलब कितने साइज हो गया 3। पर एक बात और देखो, 3 तो हो गया, A के बाद दबाया एंटर तो ये एंटर एक बार काउंट हुआ, B के बाद दबाया एंटर तो ये एंटर फिर से काउंट हुआ। तो कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ABC 3 और 2 बार एंटर, मतलब 2 ये, तो 3 और 2 5, तो इस स्ट्रिंग का साइज हो जाएगा 5। 3 कैरेक्टर्स ABC एंड 2 EOL कैरेक्टर्स। ये जो एंटर का साइन दबाया है, एंड ऑफ लाइन उसको बोला है इन्होंने, तो ये 2 एंटर्स के साइन भी काउंट होंगे। बट अगर आपने बैकस्लैशेस यूज़ किए होते तो ये बैकस्लैशेस काउंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो इन्होंने लिखा ही बैकस्लैश LL बैकस्लैश O और आपकी ट्रिपल कोट की स्ट्रिंग क्लोज हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने बैकस्लैश जो लगाया है ये बैकस्लैश काउंट नहीं होगा। यहाँ पर आउटपुट आएगा HELLO दैट इज़ 5। तो इसका जो कैरेक्टर काउंट होने वाला है वो 5 का होने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नॉट काउंटेड, ओके, लेट मी मूव फर्दर। हाँ, अब जब कभी आप बैकस्लैश को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दूसरे एग्जांपल से भी समझाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो A बैकस्लैश B बैकस्लैश C, तो इसका साइज सिंपली 3 ही होने वाला है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बैकस्लैशेस काउंट नहीं किए जाते तो ये इसको काउंट नहीं करेगा। चलो ये तो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स थी। अगर मैंने आपको बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे दी जैसे कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब आपको बोला कि इसकी लेंथ काउंट करो, तो आप ऐसे गिनते थोड़ी ना बैठोगे INFORM 5, ATICS 5, 5 और 5 10, एक स्पेस तो 11, प्रैक्टिसेस में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो काउंट करोगे, और ऐसे 20 21 कुछ आउटपुट जो भी आपका पता है 16 17 20 21 वो आप वहाँ पर गिनकर बताओगे। ऐसा ना करते हुए यहाँ पर पाइथन के अंदर एक सिंपल सा फंक्शन होता है जो कि हर एक स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट कर सकता है, उसको बोलते हैं LEN फंक्शन, उसको बोलते हैं लेन फंक्शन, जो कि लेंथ को शॉर्ट में लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं लेन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है, इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो पहला एग्जांपल है, ट्रिपल कोट्स में लिखा हुआ है ABC और 2 बार एंटर दबाया हुआ है। जब इन्होंने इस स्ट्रिंग 3 की वैल्यू की लेंथ को काउंट किया तो लेन और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया str3 ये है आपका ऊपर वाला, तो यहाँ पर str3 की वैल्यू क्या आई इसकी 5। सिमिलरली अगले में देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर A बैकस्लैश B बैकस्लैश C लिखा है, बैकस्लैशेस काउंट नहीं होते हम को भी जानते हैं, तो यहाँ पर इसके ABC मतलब 3 कैरेक्टर्स। जब इसने लेन फंक्शन लगाया इधर नहीं बताना था, इधर जब इन्होंने लेन फंक्शन लगाया str4 पे, तो str4 में क्या है 3 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर ये देखो इन्होंने 3 काउंट किया है, इस बैकस्लैश को काउंट नहीं किया, तो ये यहाँ पर काउंट नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब बाकी का जो न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, हमारा स्ट्रिंग लिटरल ख़त्म हो गया है, न्यूमेरिक लिटरल वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग आज जितना पढ़ा है इसको एक बार मैं आप लोगों के लिए इस PDF को भी अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार पढ़िएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग ज़रूर से पूछें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।